सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने पढ़ा वर्ण विचार के बारे में आपने चर्चा की पिछले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम जानेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार को इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा समझेंगे। इस शब्द विचार के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों बात करता हूं तो इसमें आता है संज्ञा। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं हम सर्वनाम की। सर्वनाम के बाद हम पढ़ते हैं विशेषण को। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिया को। उसके बाद हम पढ़ते हैं कारक को। तो ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तो हमारा शब्द विचार कंप्लीट होता है। बात आपको समझ में आ रही है? शब्द विचार से लेकर वाक्य रचना तक ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण, आधारीय ज्ञान नहीं होने के कारण हिंदी के कई वाक्यों को हम समझ नहीं पाते हैं, कई शब्दों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, शब्द विचार के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से वाक्य की रचनाएं होती हैं उस बारे में हम बात करेंगे। हालांकि वीडियो छोटा सा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, इसलिए आप पूरी वीडियो के अंदर जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं बात करता हूं विद्यार्थियों संज्ञा की, कि ये संज्ञा होती क्या है। अगर मैं बात करूं संज्ञा की तो परिभाषा सबको आती है। अब उस परिभाषा को अप्लाई कैसे करना है वो जानना जरूरी है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि संज्ञा कहते कैसे हैं। अगर विद्यार्थियों संज्ञा की परिभाषा की बात की जाती है तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, इन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा नाम देते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो भाव हो, चाहे वो गुण हो, वो सारे के सारे विद्यार्थियों किसके अंदर आएंगे? संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे कि व्यक्ति, किसी का नाम ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया सुरेश, तो ये सुरेश कैसी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक ये संज्ञा हो गई। दूसरा बात करते हैं वस्तु की। जैसे कि आपके पास कुछ चीज पड़ी हुई है, आपके पास कुछ डिब्बा पड़ा हुआ है, जैसे कि डिब्बा पड़ा हुआ है। अब ये डिब्बा क्या है? ये डिब्बा एक वस्तु है। आपके पास मान लीजिए पेंसिल पड़ी हुई है, ये पेंसिल क्या है? वस्तु है। आपके पास पेन पड़ा हुआ है, ये पेन क्या है? वस्तु है। यानी कि ये वस्तु है तो कैसी संज्ञा हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? आपको यहां पे पहचान करनी है। मैंने कहा डिब्बा, मैंने कहा पेंसिल, मैंने कहा पेन। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे या नहीं? तो आप कहोगे सर थोड़ा सा जानकारी में नहीं है, हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए। देखिए यहां पे मैंने जब डिब्बे की बात की ना, तो डिब्बे एक की थोड़ी बात की है। देखिए आपके घर में डिब्बा है, ध्यान देना, अभी इस पे मत जाना। मैंने आपको केवल ये बताने के लिखा है। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम पूरा पहचान करके कहेंगे बिल्कुल सर गलत है या सही है। अभी तो केवल यहां पे ध्यान देना नहीं, यहां पे ध्यान देना है। आपका घर हो गया, पड़ोसी का घर हो गया, और किसी का भी घर हो गया, सबके घर हो गए। उन सभी घरों में क्या काम में लिया जा रहा है? यहां भी डिब्बा काम में लिया जा रहा है, यहां भी डिब्बा काम में लिया जा रहा है, यहां भी डिब्बा काम में लिया जा रहा है, यहां भी पेंसिल पेन काम में लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि यह एक जगह का यहां पे ठेका नहीं ले रखा है, पर्सनली ठेका नहीं है। जैसे कि आपके घर ने डिब्बे का ठेका ले रखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सुरेश होगा वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, इसलिए हमने इसको कहाँ रखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखा। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो डिब्बा होगा, पेंसिल होगा, पेन होगा, ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। डिब्बा अपनी जाति का बोध कराता है, पेंसिल अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, पेन अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पे विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकेले की बात थोड़ी कर रहा, पूरी जाति की बात कर रहा है ना। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर के कैसी संज्ञा हो जाएगी विद्यार्थियों? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब हमारा बिल्कुल सही है।
तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हो। स्थान के बारे में आप जैसे स्थान कई सारे होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया जयपुर और मैंने लिख दिया मंदिर। बहुत शानदार चीजें और बहुत शानदार अंतर आप समझोगे यहां से। मैंने लिखा जयपुर और मैंने लिखा मंदिर। आप कहोगे कि संज्ञा आसान होती है, केवल संज्ञा नाम करने से आसान नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब देखिए, मैंने लिखा जयपुर और मैंने लिखा मंदिर। अब दोनों में संज्ञाएं अलग है। कैसे अलग है? जैसे मैंने बात की मंदिर की, तो मंदिर तो पूरे विश्व भर में है ना भाई, एक स्पेशल मंदिर का नाम थोड़ी लिखा है कि ये हमने सावित्री मंदिर लिखा है, या फिर हमने सुंधा माता का मंदिर लिखा है, या फिर हमने लांगणेसी माता का, ऐसा तो स्पेशल नहीं कहा, हमने मंदिर कहा। मंदिर कहने का मतलब है ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक क्यों हुई भाई? क्योंकि पूरे मंदिर जाति की बोध करा रहा है ना। जब जाति का बोध पूरे जाति का बोध कराता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और यहाँ पे जयपुर है, जयपुर एक स्थान का बोध कराना, पर्सनल जयपुर। अब दूसरा जयपुर हो नहीं सकता, ये खुद है, यानी कि ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ चुका है आपको कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रकार, भाववाचक संज्ञा की। बहुत आसान है, लेकिन आप उसको समझिए। मैं ऐसे नहीं समझा रहा हूं, मैंने पहले लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके टाइप, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आता। इस प्रकार से समझ में आता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का मतलब है किसका? भाव। भाई कोई भाव होगा तभी तो भाववाचक संज्ञा है। अब भाव कैसा हो? जैसे कि मैंने कहा उड़ान, मैंने कहा उड़ान। उड़ान क्या एक भाव है? उड़ान एक क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब कैसे उड़ान एक भाववाचक संज्ञा हुई? देखिए, ये हो गई उड़ान, यहां से मैंने क्या लिख दिया? उड़ना। क्या उड़ना भी भाववाचक संज्ञा है? नहीं, बिल्कुल गलत। उड़ना भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। उड़ना भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, लेकिन उड़ान क्या है? उड़ान हमारी एक भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए, तो उड़ना क्या है भाई? यहां पे हमने पहले लिखा उड़ना और फिर लिखा हमने उड़ान। एक नंबर पे हमने लिखा उड़ना, 2 नंबर पे हमने क्या लिख दिया? उड़ान। उड़ना, उड़ना क्या है? उड़ना भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसको हमने कट कर दिया। उड़ान भाववाचक संज्ञा है, यानी कि कोई भी काम जैसे कि हम करते हैं तो वो तो होती है क्रिया। हम कोई भी काम करते, जैसे कि उड़ना क्या है? काम करना, काम कर रहा है ना। लेकिन उड़ान, उड़ान एक स्पेशल संज्ञा है। उड़ान एक स्पेशल क्या है? संज्ञा है। उड़ना एक प्रकार की क्या है विद्यार्थियों? क्रिया है। ये क्रिया हो गई और ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। इस आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि क्रिया से संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है और संज्ञा से क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा लिख, मैंने कहा लिख, ये तो हो गई संज्ञा। और मैंने कहा लिखना, मैंने कहा लिखना, ये हो गई क्रिया। पीछे ना जोड़कर हम किसी भी संज्ञा को क्रिया में तब्दील कर सकते हैं। हर किसी के लिए लागू नहीं होता, लेकिन मैं बेसिक सी बात बता रहा हूं। आप पीछे ना जोड़ोगे ना तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका ना जोड़ते ही क्रिया बन जाएगा। तो आपको इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है। मैं इससे ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी सी जानकारी इसमें बहुत होती है। तो यहाँ तक आपके लिए बहुत होगा, तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। आप नोट्स साथ साथ में जरूर बनाते रहें, चाहे रफली बनाएं, लेकिन आपकी समझ के हिसाब से बनाते रहें, क्योंकि समझ के हिसाब से बनाओगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ में चलेगी चीज़ें। चलिए, ये आपने पढ़ लिया संज्ञा को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्वनाम की। किसकी बात कर लेते हैं? सर्वनाम। इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं एक यहां पे वाक्य लिख देता हूं। रीना विद्यालय चली गई। रीना विद्यालय चली गई, यानी कि जा चुकी हैं। रीना विद्यालय जा चुकी हैं, चली गई। वह बहुत
वह बहुत मेहनती हैं। देखिए यहां पे मैंने पूरी एक संरचना लिखी है आपके सामने, और इससे हम समझेंगे कि सर्वनाम क्या चीज होती है। देखिए ये रीना मैंने लिखा, ये बच्चों क्या लिखा, रीना लिखा, और यहां पे मैंने क्या लिखा, वह लिखा, वह। ये जो मैंने रीना लिखा है बच्चों, ये रीना यहां पे क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। कैसी संज्ञा, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी आपसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी रीना। ये रीना क्या कर रही है, विद्यालय चली गई है, विद्यालय चली गई है। और आगे वाले पद में क्या कहा जा रहा है कि वह बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, यानी कि वो काफी हार्ड वर्कर है, मेहनती है, काफी अच्छा काम करती है। अब कर कौन रही है, वह कर रही है। वह कौन, रीना। वह कौन, रीना। बार बार हम यहां पे संज्ञा को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि रीना विद्यालय चली गई, रीना बहुत मेहनती है, रीना बहुत होशियार है, रीना, और भी आगे बहुत सारे। तो बार बार हम रीना नहीं कह सकते ना। तो यहां पे रीना शब्द की जगह हमने क्या रखा, वह रखा। रीना क्या है भाई, ये संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पे जब कोई शब्द आता है, संज्ञा के स्थान पे जब कोई शब्द प्रयुक्त होता है, तो वो क्या होता है विद्यार्थियों, सर्वनाम होता है। क्या कुछ लिखने की जरूरत है और क्या, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये तो हो गई संज्ञा, और ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत है क्या, इतना ही समझिए काफी है ना। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण की बात करते हैं, इसी में मैं विशेषण को समझाने वाला हूं। विशेषण से आप क्या समझ पा रहे हो, विशेषण का मतलब होता है विशेषता, विशेषता बताना, विशेषता बताना। विशेषता किसकी बताओगे आप, विशेषता जो काम कर रहा है उसके बारे में विशेषता बताओगी। जैसे कि यहां पे रीना विद्यालय चली गई, भाई चली गई तो चली गई, वह बहुत मेहनती है, मेहनती है तो है। यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, विद्यालय कौन गई, रीना गई। मेहनती कौन है, रीना मेहनती है, वह मेहनती है। तो यहां पे एक शब्द ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, विशेषण कह देंगे। आप यहां में मैंने यहां पे नीचे अंडरलाइन किया, देखो मैंने यहां पे नीचे अंडरलाइन किया मेहनती। वह बहुत मेहनती है क्या, वो मेहनती है, वह बहुत मेहनती है। कौन मेहनती है, रीना। तो मेहनती एक विशेषता है, किसकी विशेषता है, रीना की विशेषता है, इस संज्ञा की विशेषता है, इस सर्वनाम की विशेषता है। क्या विशेषता है, मेहनती। मेहनती कौन, वह मेहनती, वह कौन, रीना। तो एक ही शब्द से आपको काफी सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जस्ट आगे क्रिया की, कि क्रिया क्या होती है। इससे पहले आप थोड़ा बहुत ये लिख दीजिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। आप साथ साथ में लिखते रहें, आप एक बार इसको लिख दीजिए। थोड़ा मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्रिया की भी बात कर लेते हैं। तो आपने यहां से अच्छे से समझ लिया संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। ये भी विद्यार्थियों शब्द ही हो रहे हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, शब्द विचार की ही बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या होते हैं, शब्द ही होते हैं। तो वे शब्द, अब ध्यान देना इसकी परिभाषा पर, वे शब्द जो कार्य के होने या करने का बोध करवाए,
वे शब्द जो कार्य के होने या करने का बोध करवाएं उसको हम क्या कह देंगे? क्रिया कह देंगे। एग्जाम्पल से अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन। यहां पे मैंने लिखा रमेश खाना बना रहा है। देखिए यहां पे जो मुख्य क्रिया है वो मुख्य क्रिया क्या है? बनाना। क्या काम है? मुख्य काम क्या हो रहा है? बनाना हो रहा है। इसलिए यहां पे बना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यह कार्य के होने का या करने का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। भाई बना रहा है, क्या बना रहा है? खाना बना रहा है। खाना बनाने के कार्य के होने का और करने का बोध हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। जब किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, वहां पे हम उन शब्दों को क्या कह देंगे विद्यार्थियों? क्रिया कह देंगे। रमेश खाना बना रहा है। क्या कर रहा है? बना रहा है। इसलिए ये क्या हो गई? क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। आगे हम बात करते हैं क्रिया के टाइप्स की। नॉर्मली हम दो टाइप्स ही पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो अकर्मक क्रिया और एक पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया। थोड़ा सा मैं इसको एक बार हटा देता हूं, आप साथ साथ में लिखते रहें, इसलिए मैं आपको समय भी देता जा रहा हूं। देखिए क्रिया को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक को हमने कहा अकर्मक क्रिया और एक को हमने सकर्मक क्रिया। सारी हिंदी उसके शब्दों में ही छिपी हुई है, ध्यान रखना। अकर्म, सकर्म, यानी कि इसमें तो क्या नहीं होगा? कर्म नहीं होगा। कर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सकर्मक मतलब इसमें कर्म होगा, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट होगा। क्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? अकर्मक क्रिया की बात कर लेते हैं। अकर्मक क्रिया में सबसे पहले मैंने क्या कहा? जो कर्म है उसको आप कट कर दीजिए। किसको कट करोगे? कर्म को कट कर दोगे। अकर्मक क्रिया का सीधा प्रभाव बच्चों कहाँ पड़ेगा? अकर्मक क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो आपके कर्ता पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? कर्ता पे। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा रमेश खाना बना रहा है, तो यहां पे कर्ता कौन हो गया? रमेश कर्ता हो गया। कौन कर्ता हो गया? रमेश कर्ता हो गया। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है या जिसके द्वारा कार्य होता है वो कौन है? वो कर्ता है। तो यहां पे रमेश कौन हो गया? कर्ता हो गया। तो अकर्मक क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कहां पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। ध्यान रखना अकर्मक, लेकिन यहां पे मैं इस वाक्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कर्ता की बात कर रहा हूं कि अकर्मक क्रिया का प्रभाव केवल और केवल किस पे पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। इसके ऑपोजिट अगर हम सकर्मक क्रिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सकर्मक क्रिया की बात करते हैं, तो इसका प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता। इसका प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता। अगर इसका प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता तो किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। वापस से सुनिएगा, अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। और सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। दो चीजें समझ में आ गई। सकर्मक, यहां से आसान है। अकर्म मतलब कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, प्रभाव किस पे? कर्ता पे। सकर्म मतलब कर्म होगा, कर्म होगा तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप याद रख सकते हो या जैसे भी आप इसको रखें। अब मैं एक एग्जांपल्स के सहारे इसको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मैंने 3 वाक्य लिखे। इन 3 वाक्यों में आप पहचान कर सकते हैं कि 2 वाक्य मैंने ऐसे लिए जिसके अंदर कर्म नहीं है, यानी कि इसमें कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। एक वाक्य मैंने ऐसा लिया है जिसमें कर्म है, मतलब इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको पहचान के आधार पे बता देता हूं कि कैसे पहचान करते हैं।
सबसे पहले मैंने प्रभाव की बात की, उस प्रभाव को यहां पे अप्लाई कीजिए। अकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा था? कर्ता पे पड़ रहा था। और सकर्मक क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा था? कर्म पे पड़ रहा था। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। प्रभाव का जब ध्यान में रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अकर्मक मतलब कर्म नहीं होगा तो प्रभाव किस पे? कर्ता पे। कुत्ता भौंकता है, कौन भौंकता है? कौन का प्रश्न करोगे तो उत्तर मिलेगा, और जिसमें उत्तर जाएगा वो आपका हो जाएगा। कुत्ता भौंकता है, कौन भौंकता है? कुत्ता भौंकता है। सीधा का सीधा प्रभाव किस पे आ रहा है? कर्ता पे आ रहा है। दूसरा, रोते हैं, कौन रोते हैं भाई? बच्चे रोते हैं। किस पे प्रभाव पड़ रहा है? सीधा का सीधा कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। इसमें भी सीधा का सीधा किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए भौंकना ये क्रिया कौन सी हो गई? भौंकना ये क्रिया है। भौंकना क्रिया, यहां पे रोना क्रिया है। तो भौंकना और रोना ये कैसी क्रियाएं हो जाएगी बच्चों? ये अकर्मक क्रियाएं हो जाएगी। बात करते हैं आगे। रमेश खाना बनाता है। क्या बनाता है? प्रश्न करो, क्या बनाता है? अरे भाई खाना बनाता है। क्या बनाता है? खाना बनाता है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाने पे पड़ रहा है, रमेश पे नहीं पड़ रहा है। रमेश पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये तो गलत हो गया। रमेश पे प्रभाव पड़ रहा है खाने पर। किस पे पड़ रहा है? खाने पे प्रभाव पड़ रहा है। बनाता है, क्या बनाता है? खाना बनाता है। अब देखो, ये जो खाना हो जाएगा ये हमारी कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सॉरी, ये हमारा कर्म हो जाएगा। ये बच्चों क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अब इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। बनाने का प्रभाव खाने पे पड़ रहा है, यानी कि यहां पर जो बनाना क्रिया है, बनाना जो यहां पे बच्चों क्रिया है, ये क्रिया कैसे क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो यहां पे बहुत सारी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।